हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। श्री राम अकेडमी की तरफ से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए जो सवेरे पूछा गया है उसी को डिटेल्स में डिस्कस करके हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्या है क्वेश्चन? ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक से जितने क्वेश्चन प्रश्न आ सकते हैं फ्यूचर में, अब आपको सारे बता रहे हैं, 5, 6, 7 डिटेल्स में बता रहे हैं। देखिए ओलंपिक जो है विश्व का पहला ओलंपिक जो हुआ, देखिए कल इसके पहले ओलंपिक जो है व्हाइट सफेद बैकग्राउंड होता है, पीछे का सिल्क का बना होता है झंडा ओलंपिक का, और उसमें 5 रिंग होते हैं। 5 रिंग जो है 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाता है, महाद्वीपों को बताता है। अब बताते हैं, कलर वाइज पूछ देता है क्या है। नीला देखिए यूरोप, नीला जो रिंग है ये यूरोप को दिखाता है। पीला यह एशिया, तो जैसे लिख रहा हूं नोटबुक में आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पीला जो रिंग है ये एशिया को दिखाता दर्शाता है। काला यह है अफ्रीका महादेश, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को दिखाता है काला। हरा ये दिखाता है ऑस्ट्रेलिया, इसको ओशियानिया भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और सर लाल जो है ये है अमेरिका। 5 महाद्वीप, 7 विश्व में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो 5 ही रिंग क्यों, 7 क्यों नहीं? अब देखो समझाता हूँ। अंटार्कटिका में कोई परमानेंट निवासी नहीं रहता है। एक बार में 1000 से 5000 आदमी वहां रहता है, वो रिसर्च करने वाले जाते हैं दुनिया के दूसरे देशों से, तो इसलिए वो वहां का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों का एक ही रिंग है, वो है लाल वाला। तो टोटल हो गए 5। फिर से देख लीजिए, यूरोप का है रंग नीला, एशिया पीला, अफ्रीका काला, ऑस्ट्रेलिया हरा, अमेरिका लाल। आज का जो क्वेश्चन था इसमें से कौन सा रंग ओलंपिक के ध्वज पर नहीं है? यही 5 रंग है। कौन कौन से? नीला, पीला, काला, हरा और लाल। बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें से कोई भी पूछेगा, भी पूछ देगा इस महाद्वीप का रिंग किस कलर का है, तो उसको महाद्वीप, उसके कलर, उसके अच्छी तरह से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे बढ़ते देखिए, आगे आपको बताता हूं, आगे बताता हूं ओलंपिक के बारे में। विश्व में पहला ओलंपिक कब आयोजित हुआ था? 1896, 1896। कहां हुआ था? एथेंस में। आप इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब संभावित क्वेश्चन। दूसरा, महिलाओं की भागीदारी जो हुई थी 1900 1900 की जो ओलंपिक हुई थी, इसमें महिलाओं को पहली बार भागीदारी हुई। जो पहली ओलंपिक हुआ था उसमें महिलाएं नहीं थी, इसमें महिलाएं नहीं थी। 1896 ओलंपिक क्यों कहते हैं? एथेंस ग्रीस की ओलंपिया पर्वत पर किया कंडक्ट हुआ था सबसे पहले, इसलिए उसके नाम पर ओलंपिक शुरू हो गया 1896। अब आगे देखो, ओलंपिक से जुड़े हुए कुछ और प्रश्न आपको बता रहे हैं। क्या ओलंपिक में ध्वज जो फ्लैग है ये किस ओलंपिक से शुरू हुआ? तो ध्वज देखिए डिटेल से बताता हूं। ध्वज जो है ये हुआ 1920 के ओलंपिक से ध्वज शुरू हुआ। और मशाल जो लाइट जलाते हैं ना, वो कब से शुरू हुआ था? मशाल, टॉर्च, वो हुआ था 1928। अगर पूछा जाए ओलंपिक में ध्वज फ्लैग किस ओलंपिक से शुरू हुआ? 1920 वाले ओलंपिक से। और मशाल किससे शुरू हुआ? 1928। महिलाओं ने पहली बार भाग कब लिया? 1900 में। ओलंपिक पहला कब हुआ था? 1896। कहां हुआ था? एथेंस में। और इसके जो संस्थापक है उसको फादर ऑफ ओलंपिक कहा जाता है, पियरे डी कुबर्टिन। ये फ्रांस के थे, इनको बोला जाता है ओलंपिक का फादर ऑफ ओलंपिक, पियरे डी कुबर्टिन। कहां के थे? फ्रांस के। और झंडा जो फ्लैग है ना, इन्होंने ही डिजाइन किया। ओलंपिक का फ्लैग इन्होंने ही डिजाइन किया था, पियरे डी कुबर्टिन। इनको ओलंपिक का संस्थापक भी कहा जाता है। किस देश से थे? फ्रांस से। तो सारे आपको बता दिया। फ्लैग कब से शुरू हो गया? 1920 से। डिजाइन किसने किया था? पियरे डी कुबर्टिन ने। मशाल कब से शुरू हुआ? 1928 से। लेडीज को, महिलाओं को ओलंपिक में कब से भाग लेने के लिए छूट दिया? तो हो गया 1900। पहली जो ओलंपिक 1896 में हुआ था उसमें महिलाओं ने भाग नहीं लिया था। और एक और 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण पहले ओलंपिक
नहीं हुआ था। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओलंपिक कंडक्ट नहीं हुआ था, ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ ड्यू टू सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण ओलंपिक का आयोजन 1940 में नहीं हुआ। पूछता है किस साल ओलंपिक आयोजन नहीं हुआ, 1940। देखो ओलंपिक से संबंधित आपको इतने सारे क्वेश्चन बता दिया। क्या पूछता है, कैसे पूछता है, बहुत ही आसान है। रिंग्स कब स्थापित हुआ, महिलाओं ने कब भाग लिया, झंडा कब आया, मशाल कब आया, किस वर्ष ओलंपिक नहीं हुआ, अगला ओलंपिक कहाँ होगा, ये ओलंपिक कहाँ हुआ। तो इस तरह से अलग अलग ढेर सारे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया। अब देखिए राष्ट्रीय गान कौन सा है, जन गण मन। लिखा किसने, रविंद्रनाथ टैगोर। आपको सब्जेक्टिव में पढ़ा दूंगा, रविंद्रनाथ टैगोर। सबसे पहले कब गाया गया था, 1911 में, कोलकाता अधिवेशन। राष्ट्रीय गान जनगण मन सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो आप लिख लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान। 1911 में सबसे पहले गाया गया था जनगण मन। इसको इंग्लिश में कहते थे द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसको गाने में लगता है 52 सेकंड। जब इसको आते हैं जनगण मन अधिनायक जय, 52 सेकंड, जय हे जय हे जय हे जय जय, 52 सेकंड लगता है इसको गाने में। और देश ने कब अपनाया, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। इस बार पूछा था राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950। किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर। इंग्लिश में इसको कहते हैं द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। जनगण मन गाने में कितने सेकंड लगते हैं, 52 सेकंड। सबसे पहले कब गाया गया था, 1911 कोलकाता अधिवेशन में इसको सबसे पहले गाया गया था। अपनाया कब गया, 24 जनवरी 1950। ये हो गया। चलिए अगर आते हैं राष्ट्रीय गान तो राष्ट्रीय गीत देख लेते हैं। ये तो आगे एग्जाम्स में, अभी थोड़े आएगा। राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। वंदे मातरम इसको लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको गाने में लगता है 65 सेकंड। उनका एक पुस्तक था, उसका नाम था आनंद मठ। ये कहां से लिया गया है, हो जाएगा आनंद मठ। आनंद मठ एक पुस्तक का नाम है, यहां से लिया गया है वंदे मातरम। इसके गाने में लगते हैं 65 सेकंड। सबसे पहले कब गाया गया था ये 1896, ये भी कोलकाता अधिवेशन। तो कभी कभी पूछता सबसे पहले कब गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन। और अपनाया कब गया, तो इसको हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। इसका मतलब जनगण मन और राष्ट्रीय गान के बीच में 2 दिन का अंतर है। जनगण मन 24 जनवरी 1950, वंदे मातरम 26 जनवरी 1950, 2 दिन का डिफरेंस है दोनों में। तो आपको पूरा बता दिया राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, किसने लिखा, कहां से लिया गया, सबसे पहले कब गाया गया, गाने में कितना टाइम लगता है। तो राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत से संबंधित और ओलंपिक के बारे में आपको बता दिया। अगर कोई क्वेश्चन आया है तो शुड नॉट मिस इट। आपको चैप्टर समझ में आएगा तभी आंसर भी समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार देखिए अमेरिका के लिए, ये दोबारा पूछा गया है क्वेश्चन। दोबारा पूछा गया है क्वेश्चन। उसका नाम लुइस ग्लू। रिपीट हो गया, पिछले सप्ताह में आया था लुइस ग्लू। कहां की है, अमेरिका की, यूएसए। 2020 का नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए दिया गया है लुइस ग्लू को, कहा गया अमेरिका के। अब देखिए क्वेश्चन बनता है, भारत में
साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जनगण मन लिखा है। और आज तक भारत में सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिला है साहित्य के लिए फॉर लिटरेचर नोबेल पुरस्कार, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। उनको मिला था 1913 में, टैगोर साहब को 1913 में मिला है टैगोर साहब को, प्रथम भारतीय। और एक बुक लिखे थे गीतांजलि, इस पुस्तक के लिए इनको मिला है नोबेल पुरस्कार। चलिए पूरा बता दिया। 2020 में किसको मिला? लुईस ग्लूक, यूएसए का है। पिछले वीक आया था ये, देखो रिपीट हुआ क्वेश्चन। अगर भारत का बोला जाए तो मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को, उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी गीतांजलि, और कब मिला था? 1913 में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अनिवार्य शिक्षा ये सब 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 45। अनुच्छेद नंबर 45 में है, उसमें दिया है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, उनका फंडामेंटल राइट्स 6 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धौलागिरी पर्वत किस देश में है? धौलागिरी पर्वत किस देश में है? देखो पर्वत और उससे संबंधित क्वेश्चन। धौलागिरी पर्वत ये है नेपाल में, नेपाल। धौलागिरी पर्वत ये हो गया नेपाल। अगर पूछा जाए नंगा पर्वत कहाँ है तो भारत में जम्मू कश्मीर में। तो अलग अलग पर्वत के बारे में कभी ऊंची चोटी से लास्ट भी बताया था। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडई, नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी बताया था आपको डोडा बेट्टा। अभी आता अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। तो अलग अलग पर्वत उसकी चोटी के बारे में एग्जाम्स में आते रहता है, उसको अच्छी तरह से समझना है। इसका आंसर हो जाएगा धौलागिरी पर्वत किस देश में? हो जाएगा नेपाल, भारत में नहीं है, हो जाएगा नेपाल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से देखिए जैसे क्या पूछा है। पूछ रहा है 60 ओवर 60 ओवर्स। पहले जो वर्ल्ड कप क्रिकेट होता था 50 ओवर का नहीं होता था, 60 ओवर का होता था। वर्ल्ड कप क्रिकेट जो पहले होता था वो होता था 60 ओवर, 60 ओवर्स का। फिर आया 20 ओवर का, तो देखिए, और फिर वो आया 50 ओवर का आया, उसके बाद आया 20 ओवर का। देखिए तो 60 ओवर का जो तीनों गेम का देश कौन सा चैंपियन हो जाएगा? भारत। ऑस्ट्रेलिया कहेंगे तो गलत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 60 ओवर वाला नहीं जीता है कभी, भारत ने जीता है। तो फिर से देखिए ध्यान से, 60 ओवर का मैच भारत ने कब जीता था? 1983। कैप्टन कौन था? कपिल देव। तो पूरा डिटेल्स में बता रहा हूं, आप चाहे तो लिख लो इसको। दिस इज ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए एसएससी जीडी नॉर्मल के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम्स के लिए। 1983 का जो हुआ था, कपिल देव कैप्टन था। कहां हुआ था? इंग्लैंड में, लॉर्ड्स के मैदान पर, ओवल के मैदान पर। किसको हराया था? वेस्ट इंडीज को। भारत ने वेस्ट इंडीज को हरा के 1983 का वर्ल्ड कप जीता है 60 ओवर वाला। नेक्स्ट कम्स 50 ओवर वाला, ये जीता है 2007 में। तो पहला वर्ल्ड कप था 2007 में। कहां हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। कहां हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था, साउथ अफ्रीका। 2007 का 20 ओवर का मैच जो हुआ था, पहला मैच था वर्ल्ड कप 2020। और भारत चैंपियन कौन है? फर्स्ट हुआ भारत। और किसको हराया था? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को हराया था फाइनल में। और इसके कप्तान कौन थे? धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। और इसका कप्तान भी 50 ओवर्स, ये जीता 2011 में। इसका कप्तान भी था धोनी। ये हुआ था मुंबई भारत। और हराया किसको? श्रीलंका। सेकंड आ गया श्रीलंका, श्रीलंका सेकंड हो गया श्रीलंका। आपको पूरा डिटेल से बता दिया। अगर इसका क्वेश्चन देखा जाए, 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर का वर्ल्ड चैंपियन तो भारत हो गया, इंडिया, जिसमें तीनों पैटर्न वाला वनडे जीता है। ऑस्ट्रेलिया आपका ऑप्शन में था, ऑस्ट्रेलिया कहेंगे तो गलत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने 60 ओवर का मैच नहीं जीता है, ये 50 ओवर से जीता है। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 महानगरों को सड़क मार्ग से जोड़ने की जो परियोजना, अब देखो बताते हैं डिटेल्स में। कब शुरू हुआ था? 1995। किसने शुरू किया था? जब वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी जो पीएम थे। और ये है क्या? इसको इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। इसको बोलते क्या है? 4 महानगर जो भारत का है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई
और चेन्नई, इन चारों को सड़क मार्ग से जोड़ना, ये गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। भारत के 4 जो मेट्रो सिटीज हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इसको सड़क मार्ग से चारों को जोड़ना, उसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलैटरल स्कीम। अब इसको डिटेल जो बता रहे, कब किसने शुरू किया? 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने शुरू किया। तो इससे हो जाएगा गोल्डन क्वाड्रिलैटरल स्कीम की परियोजना, तो इसको कहेंगे गोल्डन स्वर्णिम, हिंदी में ऐसे कहेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। कभी कोई पूछता है गोल्डन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस कार्यक्रम से जुड़ा, तो कहेंगे सड़क निर्माण, सड़क निर्माण। चलिए, तो इससे संभावित क्वेश्चन कभी कुछ पूछ देता है, किसने शुरू किया था? वाजपेयी साहब ने 1995 में। ये है क्या? 4 मेट्रो को आपस में सड़क से जोड़ना, और किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हो जाएगा सड़क निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे? सिख धर्म की स्थापना किया था गुरु नानक साहब ने। सिख धर्म में टोटल 10 हो चुके हैं, 10 गुरु धर्म गुरु हो चुके हैं। सबसे अंतिम जो थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म हुआ था पटना में। छठे गुरु जो है तो गुरु हरगोविंद सिंह को कहते हैं, सिखों का हरगोविंद सिंह। सिख धर्म के छठे गुरु थे तो हो जाएगा हरगोविंद सिंह, हरगोविंद सिंह। ये थे छठे सिख। सिख धर्म के छठे गुरु जो थे हरगोविंद सिंह थे, गुरु हरगोविंद सिंह। और इनके फादर जो थे उनको 5 में थे गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया। गोल्डन टेम्पल जो है इसका निर्माण इनके फादर ने करवाया था, गुरु अर्जुन देव, वो 5वें नंबर पर। तो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु सिख धर्म का अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है? अब देखिए क्वेश्चन, इनमें से कौन बैडमिंटन का खिलाड़ी? बहुत सावधानी दिया था, साइना नेहवाल। देखो ये तो आ गया क्वेश्चन, अभी थोड़े आने वाला आ सकता है, रिपीट नहीं हो सकता है, 5% चांसेस है रिपीट का। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है फ्यूचर में पूछ सकता है वो बताता हूँ। साइना नेहवाल ने 2012 का लंदन ओलंपिक में मेडल जीता था। साइना नेहवाल ने 2012 में लंदन ओलंपिक में मेडल जीता था। 3rd पोजीशन था ब्रोंज मेडल, ब्रोंज, कांस्य पदक। पीवी सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक, आपको डिटेल में बता रहा हूं, ये ध्यान से देखना है, रियो ओलंपिक में जीता था सिल्वर, रजत पदक। और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जीता है कांस्य। तो अगर पूछा जाए ओलंपिक में बैडमिंटन के लिए 2-2 पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी तो हो जाएगी पीवी सिंधु। 16 में भी और 20 में भी लगातार, जबकि साइना नेहवाल ने 2012 के बाद ओलंपिक मेडल नहीं जीता है। तो आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। नेक्स्ट देख लेते हैं, श्रीकांत किदाम्बी जो ये है ये बैडमिंटन प्लेयर है। सानिया मिर्जा इसका आंसर हो जाएगा, ये है टेनिस प्लेयर। सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? नहीं है तो हो जाएगा सानिया मिर्जा। ये सब तो है साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, श्रीकांत किदाम्बी एंड सानिया मिर्जा। तो ऑप्शन हो जाएगा सानिया मिर्जा। डिटेल में बता दिया। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तो हो जाए महिला साइना नेहवाल। दूसरा, ओलंपिक में 2 लगातार ओलंपिक में बैडमिंटन के लिए पदक जीतने वाली भारतीय महिला हो जाएगा पीवी सिंधु। और ये वर्ल्ड कप भी पहली बार जीती हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हो जाएगा पीवी सिंधु। और ओलंपिक में पहले पदक जीतने वाली भारतीय महिला हो जाएगा साइना नेहवाल। उसको कंफ्यूज नहीं करना दोनों में। नेक्स्ट देख लेते हैं, डायमंड शब्द किस खेल से संबंधित? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शब्द और खेल से रिलेटेड। डायमंड शब्द किस खेल से रिलेटेड है? तो हो जाएगा देखिए बेसबॉल। डायमंड शब्द बेसबॉल से रिलेटेड है, बेसबॉल।
बेसबॉल क्या उसके ग्राउंड की जो कोर्ट होता है डायमंड के आकार का होता है, चार कॉर्नर ऐसे ऐसे होता है, इसलिए इसको डायमंड कहते हैं। अब बेसबॉल आता है एग्जाम में, यूएसए अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। कभी कोई पूछ देता है बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल, ऐसा नहीं पूछेगा, तो बोलेंगे अमेरिका। अब देखिए ये तो हो गया जो अभी आ गया, कुछ और इंपॉर्टेंट आते रहते, जैसे देखिए पिछली बार पूछा था 2019 में अपर कट, पंच किस खेल से संबंधित है, आ चुका है एग्जाम में, बॉक्सिंग, ये कहेंगे बॉक्सिंग, अपर कट, पंच। अब देखिए टी, ग्रीन, अधिक तरह से किससे संबंधित हो जाएगा, गोल्फ। खेल शब्द आते रहते हैं, सब शब्द किस शब्द से संबंधित है, ट्रॉफियां, ड्यूरेंट ट्रॉफी लेके आ चुका है एग्जाम में आपके लास्ट वीक, ड्यूरेंट ट्रॉफी किससे संबंधित है, इंदिरा गांधी गोल्ड ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी, ये ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। तो ट्रॉफी गेम्स के शब्द बार बार एग्जाम्स में आते हैं, कभी प्लेयर्स देता पूछता है किस खेल से संबंधित है, तो देखिए हो जाएगा डायमंड शब्द क्या हो जाएगा, किस खेल से, बेसबॉल। उसके बारे में डिटेल्स बता दिया, बेसबॉल अमेरिका के राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, कभी कभी खिलाड़ी पूछ देता है किस खेल में कितने, बेसबॉल में 9, कबड्डी में 7, इसका अलग अलग, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, तो कभी कभी प्लेयर्स और उसके खिलाड़ी पूछ देता है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेशियम, चलिए अभी देखो पोटेशियम का रासायनिक सूत्र तो क्या होता है, के। पोटेशियम का पी नहीं होता, पी होता फास्फोरस का, पी कहने से गलत हो जाएगा। पोटेशियम का रासायनिक सूत्र के, पी होता है पोटेशियम का, तो अलग अलग उसका है, सोना, आयरन, एयू, सोना, मरकरी, Hg, तो केमिकल्स नाम और उसको पूछता है क्या सा, तो हो जाएगा के। नेक्स्ट ओलिवर ट्विस्ट को देखते हैं, नेक्स्ट बुक का नाम है, जिसे आदित्य जॉन वेरियर, नरेंद्र मोदी का लिखा हुआ पुस्तक है, ज्योति पुंज नरेंद्र मोदी का लिखा हुआ पुस्तक है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू का है, अलग अलग किताब, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का, विंग्स ऑफ फायर अबुल कलाम आजाद, बुक्स और उसके राइटर या लेखक, उसको ध्यान देना है। ओलिवर ट्विस्ट नाम का पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो हो जाएगा सही आंसर है चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस ने इस किताब को लिखा है, ओलिवर डिकेंस। ओलिवर ट्विस्ट जो बुक है वो लिखा हुआ है चार्ल्स डिकेंस का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सबसे ज्वलनशील पदार्थ, हाईली इन्फ्लेमेबल, जो जल्दी आग पकड़ लेता है, कौन सा है, तो हो जाएगा सोडियम। सोडियम सबसे हाईली इन्फ्लेमेबल है, सबसे जल्दी तेज आग पकड़ता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में रखते हैं। कहाँ रखते हैं इसको, खुली हवा में आग पकड़ लेगा, सोडियम को ओपन हवा में रखेंगे एयर में तो आग पकड़ लेगा, इसलिए इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम सबसे ज्वलनशील, सबसे तेज और सबसे जल्दी आग पकड़ने वाला, तो हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट देखते हैं, गोल्डन हैंडशेक किससे संबंधित है, देखिए समझाता हूं, गोल्डन हैंडशेक है क्या है। गोल्डन हैंडशेक कहते हैं, देखिए इसको बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट। अगर कोई कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से रिटायर होना चाहता है तो उसके लिए स्कीम कंपनी देती है, ऑर्गेनाइजेशन देती है, इसको बोलते हैं स्वेच्छा सेवानिवृत्ति, हिंदी में कह सकते हैं स्वेच्छा सेवानिवृत्ति। मतलब आप अगर जाके नौकरी छोड़ के जाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, आप जा सकते हैं, आपको कंपनी पूरी आपकी जो पूरी जिंदगी की कमाई प्लस कंपनी अपनी तरफ से जोड़ के उसमें दे देगी, कोई पेंशन सिस्टम इसमें नहीं है, इसको बोलते हैं हैंडशेक। चलिए तो हो जाएगा स्वेच्छा, हिंदी में कहेंगे स्वेच्छा सेवा निवृत्ति, स्वेच्छा सेवा निवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब हिंदी का आ गया टर्म, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, आंख खुलना। आंख खुलना का दो मतलब, एक तो कोई सोया हुआ है तो जाग गया तो बोलते ना आंख खुल गई, आंख लग गई थी
आंख खुलेगी। एक आंख खोलने का मतलब होता है समझ में आ जाना। जो समझना था ऐसा नहीं था, जब ठोकर लगी तो उसको समझ में आ गया। तो आंख लगना, आंख खुलना का मतलब दो, एक तो नींद से जागना और एक होता है वास्तविकता का ज्ञान हो जाना। रियल चीज क्या है वो आप समझ में आया कब, जब ठोकर लगा तो हो जाएगा वास्तविक चीजों का वास्तविक ज्ञान होना, वास्तविकता रियलिटी का ज्ञान होना। ऐसे नॉर्मल टाइम में जागना कह सकते हैं, 2 मिनट जागना, सो के उठ गया और एक जो परिस्थिति थी रियलिटी थी उसको अब समझ में आ गया तो उसको बोलते हैं वास्तविकता का ज्ञान। नेक्स्ट राजा, राजा का पर्यायवाची शब्द नरेश, राजा को नरेश भी कहते हैं, बादशाह, भूपति, कुछ भी कह सकते हैं राजा। कल्पित शब्द, कल्पित बोलते हैं इमेजिनरी, इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी, मन का बनाया हुआ, इसका अपोजिट हो जाएगा वास्तविक, रियल। कल्पित का हो जाएगा वास्तविक, दैट मींस रियल, इंग्लिश में कहेंगे रियल, सचमुच का। काल्पनिक का अपोजिट हो जाएगा वास्तविक, सचमुच का। क्वेश्चन नंबर 4, आंसू का पर्यायवाची शब्द, आंसू, आंसू का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, देखिए नेत्र जल, कुछ भी कह सकते, नेत्र जल, नेत्र जल। आंसू का हो जाएगा नेत्र जल। बहुत सारे अश्रु भी कह सकते हैं, आंसू। जी का रोग लगना, जी का रोग लगना मतलब आदत हो जाना, जी का रोग लगना मतलब जी मन और मन संबंधित, मन का रोग लग जाना मतलब किसी आदत के प्रति मन जो है हमेशा बार उधर झुकता है। जी का रोग लगना का मतलब होता है किसी विशेष चीज से लगाव हो जाना। अब ऑप्शन के ऊपर, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है तो इसको हमारा पता लगा बच्चे, तो उसके ऑप्शन जो दिया उस पर निर्भर करता है। तो ऐसा नहीं कि इसका वास्तविक में नहीं इतना ही होगा, इट डिपेंड्स ऑन आपका ऑप्शन ABCD में क्या दिया हुआ है। किसी विशेष चीज से लगाव हो जाए, लगाव, किसी विशेष चीज से लगाव हो जाए। किसी विशेष चीज से लगाव हो जाना। तो आई थिंक ये था आज आपका डिटेल्स में आज के क्वेश्चन आपको बताया। ओलंपिक्स, जनगणमन, राष्ट्रीय गान, खेल खिलाड़ी, खेल के टर्म्स, तो जो एग्जाम से में आ गया इस लेवल का, इससे और संबंधित क्या क्या आ सकता है वो इम्पोर्टेंट है जो आपको डिटेल्स में बतलाते हैं। इस वीडियो को देख के आप शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, नोटबुक में इसको उतार लीजिए, जरूर उतारना है, देखना नहीं है सिर्फ जो बताए हैं। पहला ओलंपिक कहाँ हुआ, किस साल ओलंपिक नहीं हुआ, लेडीज को पार्टिसिपेशन किस ओलंपिक से हुआ, ध्वज किस ओलंपिक्स में शुरू हुआ, मसाल किस ओलंपिक से शुरू हुआ, काफ़ी डिटेल्स में आपको बताई हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।